मंगल भवन अमंगल हार। सरल हृदय के मुकेश की आवाज में जितना दर्द छुपा था, उतना ही उनके मन में भगवान श्री राम की भक्ति छिपी थी। द्रवहु सो दशरथ। भगवान श्री राम के प्रति उनकी श्रद्धा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि राम भक्त मुकेश चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, रोजाना सुबह रियाज करने से पहले नियमित तुलसी रामायण का पाठ करते थे, फिर कोई दूसरा काम करते थे। अजीर बिहारी। ता जिंदगी उनके पास तुलसी रामायण मुकेश के साथ रही, यहाँ तक कि उनके अंतिम समय तक भी मुकेश के साथ थी उनकी भक्ति। अपनी भक्ति को मुकेश ने अपने अनूठे गायन से, अपने स्वरों की अद्भुत भक्ति से तुलसी रामायण को सजाया। जहीं गिरी चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। उनकी सुनहरी आवाज में सुंदर कांड और भी सुंदर हो जाता है और श्रोता उसे सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं। जाने कहां गए वो दिन, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। अमूमन विवादों से दूर रहने वाले महान गायक मुकेश के साथ एक ऐसी कंट्रोवर्सी, एक ऐसी अदावत जुड़ी है जिसमें बिला वजह मुकेश को घसीट लिया गया। आया न हमको प्यार जताना, प्यार कभी से तुझे और उस समय इस कंट्रोवर्सी को खड़ा किया था महान संगीतकार नौशाद ने। दिल जलता है तो जलने दे, वक्त करता जो वफा आप हमारे। फिल्म बरसात के गानों की लोकप्रियता ने शंकर जयकिशन की जोड़ी को रातों रात अपनी पहली फिल्म से ही स्टार संगीतकार की कतार में लाकर खड़ा कर दिया था। और गायक मुकेश ने फिल्म बरसात में हिंदी सिनेमा के इतिहास का पहला कैबरे गाने में अपनी जादुई आवाज का करिश्मा पेश किया। पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी। बरसात की चकाचौंध सफलता से महान संगीतकार नौशाद घबरा गए और शंकर जयकिशन की जोड़ी को नापसंद करने लगे। अलिखित ईर्ष्या और सफलता के नशे में मगरूर नौशाद साहब ने सिंगर मुकेश पर दबाव बनाना शुरू किया कि मुकेश आरके कैंप और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ गाना नहीं गाओ। मगर एक चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। सरल स्वभाव के मुकेश ने पहले तो बात टाल गए, लेकिन जब बात हद से ज्यादा गुजर गई तो मुकेश ने नौशाद के खिलाफ विद्रोह कर दिया और साफ साफ कहा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, लेकिन आपकी नापसंदी के लिए मैं शंकर जयकिशन के साथ गाना बंद नहीं कर सकता। अपनी हार से बौखलाए नौशाद ने अपना विवेक खो दिया और आग में घी का काम किया जब फिल्म अंदाज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान ने संगीतकार नौशाद को ताना मारते हुए कहा था, नौशाद साहब, बरसात ने तो आपके गानों को धो डाला। टूटे ना दिल, टूटे ना साथ हमारा छू। अपनी हार से तिलमिलाए महान संगीतकार नौशाद साहब ने गायक मुकेश से अपने रिश्ते 20 सालों तक के लिए खत्म कर दिया। सुनने वालों, मेरी आवाज तो 100 बार सुनी, दिल भी टूटा है दिल भी टूटा है मेरा, इसकी भी संकार सुनी। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। और सुरों के सुल्तान मोहम्मद रफी को अपने लीड सिंगर के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया।
लेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मूर्धन्य संगीतकार एस.डी. बर्मन ने परमानेंटली किशोर कुमार को अपना लीड सिंगर बनाकर खेमों में बटी इस दीवार को और ऊंचा कर दिया। लेकिन महान संगीतकार नौशाद अपने घमंड में यह भूल गए कि वक्त जब बदला लेता है, जब सबक सिखाने पर उतर जाता है, तो किसी भी दौर का राजा फकीर के दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा रहता है। और यही हुआ महान संगीतकार नौशाद के साथ भी। अपने संगीत की बुजुर्गियत, बादशाहत के घमंड में संगीतकार नौशाद ने प्रतिभाशाली और मशहूर हो चुके सिंगर मुकेश से अपने सारे संबंध खत्म कर दिए। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं। और मुकेश ने अपनी आवाज में छिपे दर्द की तरह इस दर्द को भी अपने सीने में दबा लिया। बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। फिर 20 सालों के बाद जब बुजुर्ग बादशाहत का घमंड टूटा, तो बूढ़े बादशाह को अपने शिष्य की याद आई। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे। 1949 में संगीतकार नौशाद के करियर की उठान का वो गुस्सा, वो डर और घमंड को वक्त ने खींचकर 1968 में अपने करियर के ढलान पर उस महानता को अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहे मुकेश की सफलता के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा कर दिया। तब तुम मेरे पास आना प्रिय। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शीतलता देती आवाज के मालिक मुकेश की जिंदगी से जुड़े किस्से के बारे में, और जानेंगे झन्नाटेदार तमाचे के उस पूरे सच के बारे में जिसने मुकेश को अपने गुरु, अपने आदर्श के.एल. सहगल की सफलता के बराबर लाकर खड़ा कर दिया था। दिल जलता है तो जलने दे। आंसू न बहा, फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। और दोस्तों साथ में ये भी जानेंगे 20 सालों तक अहम और शोहरत की इस लड़ाई में पहली जीत हासिल करने वाले मूर्धन्य संगीतकार नौशाद का सिनेमाई करियर जब ढलान पर था, तब संगीतकार नौशाद उस समय तक सुपरस्टार बन चुके गायक मुकेश के पास क्यों गए थे, और तब मुकेश ने क्या किया था। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे अहम और सम्मान की इस पूरी कहानी को। बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। और साथ में ये भी जानेंगे जहाँ मुकेश अपनी जिंदगी का आखिरी शो कर रहे थे। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे। शो के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी। आखिर वो कौन सी मानवीय चूक थी कि अगर वो चूक ना हुई होती तो शायद दरवाजे पे खड़ी मौत मुकेश की वापस लौट जाती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और उनका कुछ साथ हमें और मिलता, लेकिन नियति ने कुछ ऐसी ही प्लानिंग की थी कि उस प्लानिंग में उस चूक का होना जरूरी था, और वो चूक हो गई। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। ये वो गीत था जो भारतीय सिनेमा का एंथम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुकेश के इस गीत ने विश्व सिनेमा का ध्यान भारतीय सिनेमा की तरफ आकृष्ट किया। मेरा जूता है जापानी ये पतलून। इस गीत ने ये साबित कर दिया कि हम भारतीयों के रोम रोम में संगीत रचा बसा है। आपकी भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन हमारा गीत गाने पर आप विवश हो जाएंगे, और इस गीत ने विवश कर भी दिया था। मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।
पहली बार भारतीय सिनेमा के इस गीत ने देश की सीमाओं को लांघकर भाषाई सीमाएं तोड़ी और ये गीत एक जमाने में सभी देशों के नागरिकों को कुछ पल के लिए ही सही लेकिन भारतीय तो बना ही दिया था। मुकेश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस महान संगीतकार की और उन्हें धन्यवाद भी देंगे जिसने मुकेश को सही राह दिखाई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुकेश को पहला गाना कब और कैसे मिला? ये कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। सन 1940 में मुकेश चंद्र माथुर नाम का एक लड़का गायक बनने की हसरत लेकर दिल्ली से मुंबई आता है। अभिनेता मोतीलाल इंडस्ट्री के जाने माने उस समय एक कलाकार थे और दिल्ली का मुकेश चंद्र माथुर अभिनेता मोतीलाल से मिलते हैं। अभिनेता मोतीलाल का फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा रसूख था। मुकेश ने उनसे मिलकर गायक बनने की तमन्ना जताई। संगीतकार अनिल विश्वास मोतीलाल के मित्र थे, इसलिए मोतीलाल ने अनिल विश्वास से मुकेश की सिफारिश की। बात आई गई हो गई। 4 साल बीत गए। पहले तो हमने कुछ दिनों कभी शेयर ब्रोकर बने, कभी वो ड्राई फ्रूट सेलर बने, कभी कुछ बने, सारी दुनिया भर के धंधे करके फिर आया साल 1944। अनिल विश्वास अपनी फिल्म पहली नजर के लिए मुकेश से एक गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। उन्होंने बाकायदा दिन भर मुकेश को ट्रेनिंग दी और उन्हें अगले दिन स्टूडियो आने के लिए कहा, लेकिन हुआ कुछ और ही। मुकेश स्टूडियो जाने के नाम पे बहुत ही नर्वस हो गए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश शराब के बहुत ही शौकीन थे। चूंकि स्टूडियो जाने के नाम पे बहुत ही नर्वस थे तो उन्होंने शराब की एक पेग लगा ली ताकि तनाव थोड़ा कम हो जाए। बस उसके बाद वक्त का ख्याल किसे था, पूरी महफिल जम गई। मुकेश अपने दोस्तों के साथ जाम पे जाम लगाने लगे। उधर अनिल दा मुकेश का इंतजार करते करते स्टूडियो में थक गए। जब अनिल दा को लगा कि मुकेश अब नहीं आएंगे तो अनिल दा सीधा मुकेश के घर आ धमके। उन्होंने इस नए नवेले गायक को खूब डांटा, खूब फटकार लगाई और अपने साथ स्टूडियो लेकर आए। लेकिन नशे के कारण मुकेश का दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुकेश का कहना था कि वो गाना किसी और दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। जब अनिल दा ने बहुत समझाने की कोशिश की और मुकेश तैयार नहीं हुए तो अनिल विश्वास ने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मुकेश के गाल पर जड़ दिया। उसके बाद मुकेश का नशा गायब हो गया और उन्होंने एक टेक में वो गाना ओके करवाया और वो गाना था दिल जलता है तो जलने दे। आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। ये वो गाना था जिसने केएल सहगल साहब को भी कंफ्यूज कर दिया था। गाना सुनकर केएल सहगल बोले, मुझे याद नहीं ये गाना मैंने कब गाया था। तब उन्हें बताया गया कि ये गाना आपने नहीं बल्कि एक लड़का है मुकेश जिसने वो गाना गाया है। एक बंगला बने न्यारा। उस वक्त हर कलाकार केएल सहगल टाइप दिखना चाहता था, केएल सहगल टाइप बनना चाहता था। रहे कौन बाज सुने सारा। जब ये गाना दिल जलता है तो जलने दे बहुत हिट हो गया तो चारों तरफ मुकेश के चर्चे होने लगे। मुकेश के जानने वाले सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन एक आदमी नहीं खुश था और वो थे इसी गाने के संगीतकार अनिल विश्वास। एक दिन की बात है कि अनिल विश्वास ने मुकेश को घर बुलाया और घर बुलाकर कहा कि तुम्हारी ये लोकप्रियता बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी अगर तुम इसी तरीके से किसी की नकल करके गाते रहोगे। इसलिए वाकई में अगर तुम्हें तरक्की करनी है तो तुम्हें अपनी आवाज की पहचान बनानी होगी। मुकेश, नकल करना बंद करो। अनिल दा की बात को मुकेश ने बहुत ही गंभीरता से लिया कि वो घर जाकर अनिल दा की उस बात को डायरी में लिख लिया। दोस्तों, अब बात उस घटना की जिसका जिक्र वीडियो के शुरुआत में किया गया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बरसात की चकाचौंध सफलता ने शंकर जयकिशन को एक नई बुलंदी दी। इस संगीतकार जोड़ी ने अपनी पहली फिल्म बरसात के बाद हिंदी सिनेमा के संगीत में 2 दशकों तक अपनी बादशाहत कायम रखी।
महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी। जिनके गानों ने दिलों पर राज किया। दोस्तों, ये हिंदी सिनेमा में परिवर्तन का वो दौर था जब हिंदी सिनेमा का संगीत भारतीय सरहद के बाहर जाकर मशहूर होने लगा। आवारा हूँ, आवारा हूँ, दुनिया Senin merhametsiz okunla vurulmuşum. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। वहीं संगीतकार नौशाद और मुकेश के रिश्ते में खटास ला दिया। सफलता का नशा हमेशा बुद्धि को पलट देता है और यही हुआ संगीतकार नौशाद के साथ भी। अपनी हार से बौखलाए नौशाद ने अपना विवेक खो दिया और मुकेश के इनकार के बाद कि मैं आपके नापसंदी के लिए शंकर जयकिशन के साथ गाना नहीं छोड़ सकता, इसके बदले संगीतकार नौशाद ने अपने संगीत के रामायण से राम भक्त मुकेश को 20 सालों का वनवास दे दिया। 1949 में संगीतकार नौशाद के करियर की उठान का वो गुस्सा, वो डर, वो घमंड, उस घमंड को वक्त ने खींचकर 1968 में अपने करियर के ढलान पर उस महानता को अपने स्वर्णिम दौर से गुजर रहे मुकेश की सफलता के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ा कर दिया। उस वक्त सरल हृदय के मुकेश ने अपने दर्द को अपने भीतर छुपाए सब कुछ भूलकर जिनके संगीत से मुकेश ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ना सीखा था, और उसी क्षण मुकेश ने नौशाद साहब के संगीत को अपनी आवाज देने के लिए तुरंत हामी भर दी। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। तकरीबन 20 सालों के बाद इस जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया। गीत संगीत और आवाज की शानदार ऐतिहासिक मजलिस ने जहां 1968 में बनी फिल्म साथी को 11वीं सबसे बड़ी हिट फिल्म बनाया, वहीं संगीतकार नौशाद की ढलान पर चल रहे संगीत की दिशा को एक नया मोड़ दिया। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। और मुकेश की मखमली आवाज की जादूगरी ने सदाबहार गीतों की परंपरा को एक नई ऊंचाई के मुकाम पर पहुंचा दिया। तू ही नजरों में जाने तमन्ना। मुकेश की आवाज में छिपा दर्द लोकप्रियता के इतिहास में नित्य नए कीर्तिमान बनाता चला गया। उसने जाना इधर आई ना हूँ। मुकेश के गाए पैट्रियोटिक और मोटिवेशनल गानों का अपना एक अलग ही दार्शनिक अंदाज था। जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। गर्दिश में हो तारे, ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे यहाँ। हम आपको सुनाते हैं मुकेश के इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 10 सदाबहार गीत मेरे सामने हो और एक दर्द भरे गीत, तो मैं, अगर मुझे 10 लाइट गाने मिले और एक सैड सॉन्ग मिले तो मैं 10 गाने छोड़ के वो गाने। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। दोस्तों, इतिहास जब अपने ढलान पर होता है तो अपने जगमगाते सितारों में बहुत कम खुशकिस्मतों को ऐसा मौका देता है जब कोई सितारा अपनी अंतिम सांस तक वही काम करता रहे जिसके लिए ईश्वरीय आदेश ने उसे चुना है। 70 के दशक में सुनहरी मखमली आवाज के महान गायक मुकेश के लिए भी ईश्वरीय आदेश आ चुका था। गायक मुकेश अपनी मातृभूमि से दूर बहुत लंबी यात्रा पर जाने वाले थे। किसी को ईश्वरीय आदेश का अंतिम दिन पता नहीं था, खुद मुकेश को भी नहीं। एक इंटरव्यू के दौरान लता मंगेशकर ने मुकेश की मौत को लेकर बहुत ही विस्तार से बताया था। मुकेश के बेटे नितिन मुकेश उनके साथ थे। इस लंबे दौरे में मुकेश ने अपनी 30वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी और डेट्रॉयट मिशिगन अमेरिका पहुंचे थे। वहीं डेट्रॉयट मिशिगन में 27 अगस्त 1976 को शो का दिन वो अनहोनी घटना घटी जिसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। अपने बड़े भाई मुकेश के साथ लता मंगेशकर मिशिगन में ही थीं।
होटल के कमरे में शो पर निकलने की तैयारी हो रही थी। वहीं मौत ने अपना पहला फंदा फेंका। मुकेश ने सीने में दर्द की शिकायत की। जब अपने पिता से मिलने उनके कमरे में गए तो मुकेश को अपना सीना पकड़कर बाथरूम से निकलते देखा। और जब मैंने कहा पापा डॉक्टर को बुला लेता हूँ, तो मुझे कहने लगे नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो पसीने से तरबतर थे, जो हार्ट अटैक की निशानी थी। बस मेरी रामायण मेरी गोद में रख दो। नितिन मुकेश ने अपने पिता को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और लता जी को ये खबर दी। लता जी ये खबर सुनते ही भागी भागी मुकेश के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुकेश की सांसें धीमी धीमी चल रही हैं। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। मुकेश जी का कमरा होटल के 20वीं मंजिल पे था। मुकेश जी को किसी भी तरीके से व्हील चेयर पर बिठाकर लिफ्ट तक लाया गया, लेकिन लिफ्ट में घुसने से पहले उनका ऑक्सीजन सिलेंडर होटल के मैनेजमेंट ने निकाल दिया सुरक्षा कारणों को लेकर। वहां मौजूद लोगों ने होटल के अधिकारियों से बहुत मिन्नतें की कि सिलेंडर के साथ मुकेश जी को जाने दिया जाए। ये इनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। नीचे एम्बुलेंस इंतजार कर रही है, लेकिन होटल के अधिकारी इस बात पर अपनी सहमति नहीं दिए कि सिलेंडर के साथ मुकेश जी नीचे जाए। और इधर मुकेश की हालत और खराब हो रही थी। मुकेश की हालत खराब होता देख सिलेंडर को निकालकर मुकेश को लिफ्ट से नीचे लाया गया। उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाया गया और कुछ मिनटों में इस दुनिया में नहीं रहे। पिता को खोने का गम और बड़े भाई के जाने का दुख अपने सीने में दबाए नितिन मुकेश और लता मंगेशकर ने शो पूरा किया और 30 अगस्त को इस महान गायक का अंतिम संस्कार किया गया। जाने कहाँ गए वो दिन। दर्द भरे नगमे के बेताज बादशाह, जिंदा दिल गायकी के अनमोल धरोहर और करिश्माई जादुई आवाज के मालिक मुकेश भले ही हमारे बीच आज नहीं है, उनकी मखमली आवाज हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी और उस समय तक जीवित रहेगी जब तक इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपने अंतिम सांस तक एक भी दर्द भरे नगमों का जिंदा दिल गायक जिंदा रहेगा। शांति और सुकून देती और कानों में मिश्रे की तरह घूमती सुरों के धनी दर्द भरे नगमों के अमर गायक मुकेश को पुण्यतिथि पर अपना श्रद्धा अर्पण करते हुए हम सबके ज़हन में हमेशा जिंदा रहने वाले अमर गायक मुकेश को हमारा सलाम। ये मेरे सपने यही तो है अपने। आपकी फरमाइशें और आपके फीडबैक हमें लगातार मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप भी इसी वीडियो के माध्यम से हमारे इस चैनल से जुड़े हैं और आप भी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे।